तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिंग शुआन को पता चल चुका था कि शू और चैंग फैमिली का उसके पेरेंट्स की डेथ से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, और साथ ही साथ हमें ये भी मालूम हो गया कि जिंग शुआन को बचाने वाली और कोई नहीं बल्कि एल्डर फैंग ही थी, और आज तक उसी ने उसे छुपाए रखा था क्योंकि वो उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। यहाँ तुली ने जिन मॉर्टल्स की मदद की थी वो भी अब सीलियंग आइसलैंड पहुँच चुके। उन्हें लग रहा था कि मॉर्टल्स उनके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आएंगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया क्योंकि एल्डर चैंग ने जिंग शुआन के साथ साथ तुली को भी बंदी बना लिया था, और वो ये फैसला करता है कि इन दोनों को ही मार दिया जाए ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। एल्डर चैंग की ये बात सुनकर ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। तभी वहाँ पर तुली को बचाने के लिए एल्डर हैंग आ गया, जो कि और कोई नहीं हमारा हीरो जिंग शुआन ही है। वो किसी भी कीमत पर तुली को मरने नहीं दे सकता था क्योंकि अकेले वही उसकी फैमिली में बची है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर एल्डर हैंग इन दोनों को बचाने के लिए पहुँच चुका था। सब लोग ये एल्डर फैंग को हैरानी से देख रहे थे, इवन के एल्डर चैंग और एल्डर शुमोहाई भी उसकी रिस्पेक्ट में खड़े हो गए। तुली भी एल्डर हैंग को यहाँ पर देखते हुए अपने मन में कह रही थी कि आखिर ग्रैंडपा यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिंग शुआन को तो इस बात की खुशी थी कि तुली सही सलामत है, लेकिन जैसे ही वो शाओजी को देखता है उसे गुस्सा आ गया, और वो इसी गुस्से के साथ सब एल्डर से कहता है कि मैंने तुली को अडॉप्ट किया था तो उसे एजुकेट करने का हक सिर्फ मेरा है। एल्डर हैंग को तुली की यूं इतनी फिक्र करता देख चैंगलन अपने मन में सोच रहा था कि आखिर ये इसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। पास में खड़े हुए लोग भी आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि ये दोनों ही एल्डर्स एल्डर हैंग से डरते हैं क्योंकि एल्डर हैंग ने ही इन दोनों को प्रमोट करके एल्डर्स बनाया था। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे थे कि 10 साल तक तो हमने एक दफा भी एल्डर हैंग को नहीं देखा, और आज ये एक मॉर्टल गर्ल के लिए यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ मौजूद सब लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे। मामले को खत्म करने के लिए एल्डर फैंग बीच में आते हुए कहती है, एल्डर हैंग आपको इतने छोटे से मैटर के लिए यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं थी, इसके लिए प्लीज आप अपनी कल्टीवेशन पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। आप जैसा चाहते हैं हम लोग वैसा ही कर देंगे। ये सब सुनने के बाद एल्डर हैंग वहाँ से चला जाता है, जबकि तुली और शाओजी को मैजिकल रॉप्स की मदद से बांधते हुए एक रूम में बंद कर दिया था जिसे कुछ गार्ड्स प्रोटेक्ट कर रहे थे। शाओजी यहाँ पर तुली से कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा तो बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि वो तुम्हें बचाने के लिए इतनी दूर से आए थे। वो भी इसी तरह की बातें कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर एल्डर हैंग भी आ गए, जो कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए तुली को उस मैजिकल रॉप से आजाद कराते हुए खुद के साथ ले गए। जिंग शुआन उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन गार्ड ने उसे बीच में ही रोक दिया। वो उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। वो चिल्लाते हुए कहता है कि जब ये यहाँ से जा सकती है तो मैं क्यों नहीं। जब गार्ड्स उसकी बात नहीं सुनते तो वो एक भोला सा मुंह बनाते हुए तुली से कहता है कि तुली तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो, ये लोग तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुली भी अभी के लिए जिंग शुआन के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो ये कहते हुए यहाँ से जाने लगी कि तुम मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी वापस आऊंगी। ये दोनों ही अभी घर वापस जा ही रहे थे कि इन्हें रास्ते में ही एल्डर फैंग मिल गई, जो कि एल्डर हैंग से कहती है कि मुझे वो इमोर्टल्स थोड़े सस्पिशियस लगे, तुम उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करके मुझे बताओ, लेकिन ख्याल रखे कि कोई तुम्हें देख ना पाए। जिस पर जिंग शुआन भी हाँ में सर हिलाता हुआ वहाँ से चला गया। तभी दो गार्ड्स उनका पीछा करते हुए यहाँ पर आ गए। वो एल्डर फैंग से कहते हैं कि क्या हम एल्डर्स को इन्फॉर्म करें कि एल्डर हैंग तुली को यहाँ से ले गए। जिस पर एल्डर फैंग जवाब देते हुए कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये फैसला सब एल्डर्स की रजामंदी से ही हुआ था। यहाँ रास्ते में तुली के पेट से आवाजें आ रही थी क्योंकि उसे भूख लगी हुई है, इसीलिए एल्डर हैंग ने उसे खाने के लिए कुछ फ्रूट्स दे दिए, जिन्हें देखकर तो तुली खुशी हो गई। वो एल्डर हैंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि ग्रैंडपा मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। अब जिंग शुआन उसे सवाल करते हुए कहता है कि ये सब क्या चल रहा था और वो लोग यहाँ पर कितने दिन से हैं। तुली उनकी बात का जवाब देते हुए कहती है कि तकरीबन 4-5 दिन से वो यहीं पर थे। जो सुनकर जिंग शुआन तो हैरान ही हो गया। वो तुली से कहता है कि तुम दोनों को तो देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे तरीके से जानते हो। तुली मुस्कुराते हुए एल्डर फैंग से कहती है क्योंकि हम दोनों ही मॉर्टल हैं, साथ ही साथ हम दोनों एक ही जगह से बिलोंग करते हैं। इतने दिनों में उसने मुझे मॉर्टल वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ बताया और वो बहुत ही ज्यादा फनी है। मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने होम टाउन के पर्सन से आइसलैंड में मिल पाऊंगी। जिंग शुआन को तो तुली की सारी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन तुली तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो जिंग शुआन को आगे बताते हुए कहती है कि मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उन लोगों से इतना ज्यादा क्लोज होंगी, और आपको पता है कि उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, उन्हें सब चीजें मैंने दी। इससे पहले कि तुली आगे कुछ बता पाती, जिंग शुआन गुस्से से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि बस कर जाओ। कहते साथ ही जिंग शुआन अपनी वॉकिंग स्टिक को लिए बगैर ही गुस्से के साथ यहाँ से जाने लगा। थोड़े कदम चलने के बाद उसे याद आता है कि मेरी वॉकिंग स्टिक कहाँ पर है, क्योंकि वो गुस्से में भूल चुका था कि वो एक बूढ़ा आदमी है और वो वॉकिंग स्टिक के बगैर नहीं चल सकता। इसीलिए वो फौरन से अपनी पावर्स की मदद से अपनी वॉकिंग स्टिक को अपने पास बुलाते हुए वहाँ से जाने लग गया। शुक्र है ये सब तुली ने नहीं देखा था, वरना उसे अपने ग्रैंडपा पर शक हो जाता। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर चैंग मेंशन पर आ गया, जहाँ पर चैंग रोंग अपने फादर से कह रही थी, फादर
फादर आपने एल्डर हैंक को तुली को यहाँ से ले जाने से क्यों नहीं रोका? मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि वो अकेले इतनी बड़ी मछली नहीं पकड़ सकती, उसके जरूर बाहर कोई ना कोई पार्टनर जरूर होंगे। देखो वो ले आई ना यहाँ उन्हें। अब वो लोग ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कि वो यहाँ पर गलती से आ गए थे। चैंगरन अपनी वाइफ को समझाते हुए कह दे कि मेरी जान, देखो एल्डर हैंक को कोई भी मना नहीं कर सकता। तुमने क्या देखा नहीं कि सिर्फ फादर ही नहीं बल्कि एल्डर शू भी इसके लिए एग्री थी। जो सुनकर चैंगरन उससे कहती है, अगर ऐसी बात है तो जब हमने इनसे कहा था कि हम आपकी 90 बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने हमें ये कहते हुए टाल दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। किसी को भी यकीन नहीं था कि वो अगले साल तक जिंदा रहेंगे, लेकिन आज उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अगले 10 साल तक तो उन्हें कुछ नहीं होने वाला। मेरे ख्याल से एल्डर हैंक कोई इंसान नहीं बल्कि एक बीस्ट है। चैंगरोंग की सारी बातें सुनते साथ ही एल्डर चैंग कहता है कि तुम अपना मुंह संभाल कर बात किया करो। चैंगरोंग भी कहाँ ही रुकने वाली थी। वो एल्डर चैंग से कहती है कि फादर, मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। जिस पर तो एल्डर चैंग को गुस्सा आ गया। वो गुस्से से चैंगरोंग को कहते हैं कि तुम अपनी बकवास बंद कर लो, तुम्हें आखिर इस बारे में पता ही क्या है। चैंगरन यहाँ पर बीच में आते हुए कहता है कि मेरी जान, ये सारी की सारी बातें इररिलेवेंट है। तुम इन सब चीजों के बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि जब से एल्डर हैंग ने अनाउंस किया कि तुली को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, उस दिन से लेकर तब तक जब तक कि एल्डर हैंग मर नहीं जाते, कोई भी उस पर उंगली नहीं उठा सकता। चैंगरन की बात सुनते साथ ही एल्डर चैंग भी अपने मन में सोच रहे थे कि आखिरकार एल्डर हैंग को तुली से क्या काम जो कि उससे वो इतना ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चैंगरन अब दोबारा से बोलते हुए कहते हैं कि 10 साल पहले का डिजास्टर भी इसी लड़की की वजह से आया था। अब देखो ये कौन सी नई मुश्किल हमारे लिए खड़ी करती है। चैंगरोंग तुली की साइड पर बोलते हुए कहता है कि रिकॉर्ड बुक से ये बात साफ हो गई थी कि तुली का इसमें कोई कसूर नहीं, तो फिर तुम इस बातों को और ज्यादा क्यों खींच रही हो? चैंगरोंग अब उससे कहती है कि मैं इस मामले को ज्यादा खींच रही हूँ, वो तुली ही है जो कि मॉर्टल्स का एक और ग्रुप यहाँ पर ले आई। एल्डर चैंग भी चैंगरोंग की इन सारी बातों से एग्री थे, इसीलिए वो कहता है कि यहाँ पर मॉर्टल्स का आना किसी बुरे खतरे की अलामत है, क्योंकि आज से 10 साल पहले जो तबाही हुई वो भी तुहाओ की वजह से ही थी। इसीलिए सबसे पहले मॉर्टल से हमें अपनी जान छुड़ानी होगी। एल्डर चैंग की सारी बातें सुनकर चैंगरोंग कहती है कि फादर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन ये जो डिजास्टर आया था ये तो शैंग फैमिली की वजह से हुआ था, तो फिर आपने तुहाओ क्यों कहा? मुझे सच सच बताएं, आखिर तब हुआ क्या था? एल्डर चैंग अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमने तुमसे कुछ नहीं छुपाया, ये तो मैंने गलती से बोल दिया था। इसीलिए अब वो चैंगरोंग का ध्यान भटकाने के लिए चैंगलैन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि आज तुम तुली को बड़ा ज्यादा डिफेंड कर रहे थे, क्या तुम भी शू फैमिली के साथ मिल गए हो? जिस पर चैंगलैन उनसे कहता है कि फादर, ऐसी तो कोई बात नहीं, आखिर मैं उनका साथ कैसे दे सकता हूँ? मुझे अच्छे से याद है कि जब ये सब हुआ था तो मैं पूरे 1 साल के लिए डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि उस अरे की वजह से चैंगशान मरते मरते बचा। ये सब सुनकर तो चैंगरोंग भी रोने लग गई। अब वो दोबारा से चैंगलैन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि जिसने तुम्हारे बेटे के साथ ये सब किया, तुम उसके साथ इतना ज्यादा काइंड क्यों हो रहे हो? क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि वो तुम्हें पसंद आ गई है? चैंगलैन तो उसे सफाई देते हुए कहता है कि मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं, तुम गलत सोच रही हो। इन दोनों की आपस की बात खत्म करने के लिए एल्डर चैंग चैंगलैन से कहता है कि तुम जाकर सबसे पहले उनकी शिप को देखोगे। 10 साल पहले तुहाओ भी अपने किसी मकसद के लिए यहाँ पर आया था। सिलियांग आइसलैंड को गोड्स ने बनाया था, वो भी लिमिटेड एक्सेस के साथ। आखिर ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए? इसके पीछे कोई न कोई वजह तो जरूर होगी। चैंगलैन ने जवाब देते हुए कहता है कि हो सकता है हमें उनकी शिप पर कुछ मिल जाए। एल्डर चैंग कहता है कि वो सब तो ठीक हो गया, लेकिन मुझे शू फैमिली की आजकल कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हैं। उनकी ये बात सुनकर चैंगलैन उनसे कहते हैं, अगर उनके पास ये सीक्रेट है कि हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं, तो ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। एल्डर चैंग भी उसकी बात से एग्री था, इसीलिए वो चैंगलैन से कहता है कि हमारे कुछ जासूसों को उधर भेज दो। इसके बाद सेन शिफ्टर का शूयिन पर आ जाता है, जो कि उसी इंसिडेंट को याद कर रहा था कि कैसे 10 साल पहले तुहाओ यहाँ पर आया था। तुहाओ को इन लोगों ने बंदी बनाकर एक गार में रख दिया, लेकिन शैंग नहीं चाहता था कि तुली वहाँ पर रहे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा छोटी थी, इसीलिए वो उसे अपने घर ले गया। इसके बाद वो उन सारी बातों को याद करने लगता है जब शैंग ने वो रे बनाई थी, और साथ ही साथ आज जैसे चैंगलैन ने उस रे के बारे में उससे पूछा, तभी वहाँ पर शूयिन भी आ गई, जो कि शूयिन से सवाल करते हुए कहती है कि तुम दोबारा से उस बारे में सोच रहे थे। शूयिन उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि आखिर मैं उस बारे में कैसे भूल सकता हूँ। शूयिन अब उसे कंसोल करते हुए कहती है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, बल्कि सारा का सारा किया दर्द तो उन मॉर्टल्स का था। शूयिन उससे कहता है कि इसमें हमारी गलती भी थी, क्योंकि स्टार रेस के बारे में इससे पहले कि आगे वो कुछ बोल पाता। शूयिन उसे चुप करवाते हुए कहती है, अगर तुम इसी तरह की बातें करते रहे तो फिर हम यहाँ पर कैसे रहेंगे? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम दोबारा इस बारे में बात नहीं करोगे। शूयिन उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसे बुला नहीं सकता, और वैसे भी ये सारी बातें तो मैं तुमसे कर रहा हूँ, तुम्हारे अलावा तो किसी से नहीं की। इसके बाद सेन शिफ्टर का दोबारा से एल्डर चैंग पर आ जाता है, जो कि अभी उन्हें स्टार फॉर्मेशन रेस को देख रहा था। वो इन्हें देखते हुए कहता है कि और ज्यादा मॉर्टल्स, क्या ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी या फिर ट्रैप, जिसे हमें
मालूम हो गया कि 10 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में इन सबको पहले से ही मालूम है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ तुली पर आ गया जो कि एक फिश को बना रही थी। उसके ऊपर वो कुछ पाउडर टाइप से चीज छिड़क देती है। इसके बाद वो फिश को लेते हुए यहाँ से जाने लगी। उसे जाते हुए जिंगशान ने भी देख लिया, जो देखकर उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। हाँ, अंदर की तरफ एल्डर फैंग भी बैठी हुई थी, जिससे जिंगशान सवाल करते हुए कहते हैं कि वो इंटेरोगेशन कहाँ तक पहुँची। जिस पे एल्डर फैंग जवाब देते हुए कहते हैं कि आज से 10 साल पहले तुहाओ की इन्वेस्टिगेशन का भी कुछ पता नहीं चला। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि 10 साल पहले भी उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, इसीलिए उन्होंने उसके साथ डील कर ली। जिंगशान उसकी बात सुनते साथ ही कहता है कि मतलब आइसलैंड पे सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसके पास सीक्रेट्स हैं। एल्डर फैंग अब उसे कहते कि तुम्हारा जो दिल हो वही करो। जिस पर जिंगशान उनसे माफी मांगते हुए कहते हैं कि एल्डर फैंग प्लीज मुझे इंस्ट्रक्शंस दें। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर तुली पर आ गया। तुली वो फिश उन गार्ड्स को दे देती है, जिससे वो गार्ड्स फौरन ही सो जाते हैं क्योंकि तुली ने उस पर स्लीपिंग पाउडर लगाया हुआ था। इसके बाद तुली ने शाओजी को भी कुछ खाने के लिए फ्रूट्स दे दिए। शाओजी इन फ्रूट्स को खाते हुए कहता है कि तुली ये फ्रूट्स तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, क्या तुम इतनी ज्यादा पावरफुल इन फ्रूट्स की वजह से ही हो? जिस पर तुली मुस्कुराते हुए उससे कहती है कैसा हो सकता है। शाओजी अब तुली से सवाल करते हुए कहता है कि तुली तुम मेरी चीजें मुझे वापस कब लौटाओगी? जिस पर तुली उसे जवाब देते हुए कहती है कि जब ये इन्वेस्टिगेशन अवर हो जाएगी तो तुम्हें तुम्हारी चीजें वापस मिल जाएंगी। लेकिन तुम्हें उन चीजों की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों है? क्या वो बीड ब्रेसलेट तुम्हारे लिए काफी इम्पोर्टेंट था? शाओजी उसे कहते हैं कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तुली उसे दोबारा से सवाल करते हुए कहती है कि अब तुम मुझसे भी छुपाओगे, बता दो। जिस पर शाओजी झूठ बोलते हुए कहते हैं कि वो तालिस्मान मुझे मेरे पेरेंट्स ने दिया था, इसीलिए वो मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तुली उसे जवाब देते हुए कहती है कि मुझे लगा शायद वो कोई ट्रेजर है, इसीलिए तुम मुझे इसके बारे में नहीं बताना चाहते। इन दोनों के दरमियान अभी इसी तरह की बातें चल ही रही थी कि सीन शिफ्ट होकर दोबारा से जिंगशान पर आ गया। इन दोनों के दरमियान यहाँ पर फायर गेनोडर्मा को चुराने के लिए प्लानिंग चल रही थी। एल्डर फैंग ने जिंगशान को एक मैप दिया था ताकि वो आसानी के साथ उस फायर गेनोडर्मा को चुरा सके। वो उसे इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहती है कि इस मैप को अच्छे तरीके से याद कर लो और फायर गेनोडर्मा को ज्यादा क्वांटिटी में मत चुराना, हो सकता है कि वो लोग तुम्हें नोटिस कर ले। कल हम लोग अपनी एक टीम को उन मोर्टल्स की शिप के इंस्पेक्शन के लिए भेजेंगे। एल्डर्स और उनके बाकी के मेंबर्स उन्हें सी तक छोड़ने के लिए आएंगे। इस वजह से चैंग मेंशन में ज्यादातर लोग नहीं होंगे और ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका होगा फायर गेनोडर्मा को चुराने का। अब वो जिंगशान को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें ज्यादातर बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। आफ्टर ऑल तुम एल्डर हैंग नहीं हो, ना ही तुम्हारे पास उनकी तरह पावर्स हैं, इसीलिए जितना ज्यादा तुम लोगों के सामने आओगे उतना ज्यादा तुम पर शक बढ़ेगा। जिंगशान भी अब उनकी सारी बातों को समझ चुका था, इसलिए वो उनसे कहता है कि आप अब इस बारे में फिक्र ना करें, मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूंगा। एल्डर फैंग के यहाँ से जाने के बाद जिंगशान सोच में पड़ जाता है कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए शिप पर भी जाना चाहता था, साथ ही साथ उसे फायर गेनोडर्मा भी चाहिए। जिंगशान अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी सीन शिफ्ट होकर यहाँ तुली पर आ गया। जिंगशान यहाँ पर तुली से माफी मांगते हुए उससे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे मना करने के बावजूद भी यहाँ पर आ गया। अगर तुम्हें इस बात का गुस्सा है तो तुम मेरे मुंह पर पंच कर सकती हो ताकि तुम्हें अच्छा फील हो। लेकिन तुली को तो इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं, वो तो बस उसकी बातें सुनकर ही खुश हो चुकी। वो उससे कहती है कि हमें सबसे पहले तुम्हें तुम्हारी शिप तक पहुँचाना होगा। जिस पर जिंगशान खुश होते हुए कहते कि चलो हम अभी चलते हैं। लेकिन तुली उसे कहती है कि जरा सब्र रखो, यहाँ पर बहुत सारे इमोर्टल्स मौजूद हैं, हम लोग ज्यादा दूर नहीं जा सकेंगे, लेकिन इंस्पेक्शन हमारे लिए एक अच्छा मौका होगा यहाँ से निकलने का। इसके बाद तुली उसे कहती है कि जैसा मैंने तुमसे कहा वैसा ही करना, इस तरह तुम सेफ रहोगे। जिंगशान को तो बस अपने बीट ब्रेसलेट की पड़ी हुई थी। वो तुली से सवाल करते हुए कहता है कि मुझे मेरा बीट स्ट्रिंग कहाँ से मिलेगा। तुली उसे जवाब देते हुए कहती है कि तुम उसकी फिक्र छोड़ दो, उसे मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे एक फेवर देना होगा। तुम मेरा कुछ दिन के लिए आउटर सी में इंतजार करोगे। मुझे देवताओं की पूजा में जाना है क्योंकि उसी दिन मेरे मदर और फादर मुझसे दूर हुए थे। शाओजी उसे सवाल करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे वही फादर और मदर जिन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया था। जिस पर तुली ने भी हाँ में सर हिला दिया। अब वो उसे कहती है कि जब मुझे एक दफा वो बीट ब्रेसलेट मिल जाएगा तो मैं तुम्हारे पास खुद ही आ जाऊंगी। ये कहते ही तुली यहाँ से अपने घर की तरफ रवाना होगी। रास्ते में वो अपने मन में सोच रही थी कि आखिर ग्रैंडपा को वो कैसे बताए कि 10 दिन के बाद वो यहाँ से जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी के लिए सही रहेगा क्योंकि ग्रैंडपा पहले ही गुस्से में है। ये सब सोचते हुए तुली थोड़ी ही देर में अपने घर पहुँच गई, लेकिन जैसे वो ऊपर की तरफ देखती है तो एल्डर हैंग के कमरे की लाइट्स ऑन थी, जो देखते साथ ही वो परेशान हो गई क्योंकि एल्डर हैंग ने उसे घर लेट आने से सख्ती से मना किया था। अब वो छुपते छुपाते अपने रूम में जाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी एल्डर हैंग की आवाज आ गई कि तुम इतनी लेट से घर वापस क्यों आई। तुली उनकी बात का कोई जवाब ना देते हुए उनसे कहती है कि ग्रैंडपा हैंग आप इतनी लेट तक क्यों जाग रहे हैं, ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। जिंगशान अब उसे सवाल करते हुए कहता है कि अब तो तुम्हें तुम्हारे जैसे लोग मिल चुके, आगे का तुम्हारा क्या प्लान है। तुली उनकी बात का जवाब देते हुए कहती है कि इस बारे में मेरा तो कोई प्लान नहीं, वो तो किस्मत ही
उन्हें यहाँ पर ले आई। वैसे भी मुझे बस अपने होम टाउन के बारे में जानना अच्छा लगता है। अब जिंगशान उससे कहता है कि तुम्हें उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा मासूम हो। वो यहाँ किसी मकसद के लिए आए हैं, न कि गलती से। और तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हें यहाँ पर यूज नहीं कर रहे? तूली यहाँ पर उन्हें मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है कि ग्रैंडपा आप ज्यादा ही सोच रहे हैं, वो नहीं बल्कि मैं उन्हें यूज कर रही हूँ, वो भी यहाँ से निकलने के लिए। जो सुनकर तो जिंगशान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो गुस्से से तूली को कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ से निकलने की वजह से कितने लोग मारे गए थे? क्या तुम ये भी भूल चुकी हो कि तुम्हारे पेरेंट्स किस तरह मरे थे यहाँ पर? जिस पर तूली उदास होते हुए कहती है कि ग्रैंडपा मैं कुछ भी नहीं भूली, लेकिन आपके मरने के बाद मुझे कोई भी सिलियंग आइसलैंड नहीं रहने देगा, इसीलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। जिस पर जिंगशान उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस तरह अकेला छोड़कर चला जाऊंगा और तुम्हारे लिए मैंने कोई भी प्लानिंग नहीं की? जिस पर तूली उसे कहती है कि ग्रैंडपा हैंग, आप पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, आपको मजीद मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से परेशान हो, और वैसे भी ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। जो सुनकर जिंगशान को और ज्यादा गुस्सा आ गया। वो कहते हैं कि कैसी अपॉर्चुनिटी? क्या तुम्हें पता भी है कि ये दुनिया कितनी जालिम है और ये तुम्हारा किस तरह इस्तेमाल करेगी, और तुम बस उस मोटल इंसान से दूर रहो। असल में जिंगशान तो यहाँ पर शाओजी से जेलस और तूली के लिए परेशान दोनों ही था, क्योंकि वो तूली को प्यार करता है और वो उसे खुद से दूर जाता हुआ नहीं देख सकता। लेकिन तूली अभी भी शाओजी की ही साइड ले रही थी, जिसे जिंगशान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो गुस्से से तूली को कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। तूली के यहाँ से जाने के बाद जिंगशान गुस्से से कह रहा था कि लड़की कितनी बेवकूफ है, आखिर ये एक आउटसाइडर पर इस तरह यकीन कैसे कर सकती है। साथ ही साथ जिंगशान अपने मन में सोच रहा था कि तूली क्या तुम भी मुझे सबकी तरह छोड़कर जाने वाली हो? तूली यहाँ पर एल्डर हैंग के घर से निकलने के बाद आउटर सी में मौजूद अपनी बोट के पास आ गई थी। तूली यहाँ पर बोट को ठीक करते हुए थोड़ी देर पहले की गई शाओजी से बातों को याद कर रही थी, जहाँ पर उसने शाओजी से वादा किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर जरूर पहुँचाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जबकि मेरे पास तो ऐसा कोई भी नहीं जो कि मेरा इंतजार करता हो, क्योंकि बहुत अरसा पहले ही मैं अपनी पूरी की पूरी फैमिली को खो चुकी हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ से निकल कर कहाँ जाऊँगी। उसकी बात सुनकर शाओजी उसे कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, जबकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे घर चलना और हम दोनों साथ ही रहेंगे, ना तुम अपने फादर को भी आसानी से ढूंढ पाओगी। जो सुनकर तूली उसे कहती है एक दफा मुझे मेरे फादर मिल जाए, मैं जोर से उनके मुंह पर पंच करूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो यहाँ मुझे लेने के लिए जरूर आएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। अब शाओजी उसे सवाल करते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें अपने फादर का चेहरा याद है, तुम उन्हें पहचान लोगी? जिस पर तूली तो बहुत कॉन्फिडेंट होकर जवाब देते हुए कहती है कि मैं तो उनकी अस्थियों को भी पहचान लूंगी। तो सुनकर तो शाओजी अपने मन में कह रहा था कि उनका बीट ब्रेसलेट तक तो ये पहचान न पाई, उनकी एशेस को कहाँ पहचानेगी। उसकी ये बड़बड़ाहट तूली ने भी सुन ली थी। अब वो उसे सवाल करते हुए कहती है कि क्या तुमने कुछ कहा? जिस पर शाओजी बात को बदलते हुए कहता है कि मैं तो इन मॉर्टल्स की बात कर रहा था कि ये कितने ज्यादा जालिम है। अब तूली उसे बताती है कि मॉर्टल्स आइसलैंड को छोड़कर नहीं जा सकते, इवन इनके पास पावर्स भी हैं। जो सुनकर शाओजी फौरन बोला अच्छा तो इसलिए हम मॉर्टल्स से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं। अब तूली वापस से अपने पेरेंट्स को याद करते हुए अपने मन में सोच रही थी, मॉम डैड आप यहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कर पाए, मैं आपकी ये विश पूरी करूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर तूली अभी भी बोट को रिपेयर कर रही थी। तभी वहाँ पर शाओजी भी आ गया। तूली की बोट को देखकर सवाल करते हुए कहते हैं कि आखिर ये सब तुम्हें किसने सिखाया? जिस पर वो जवाब देते हुए कहती है कि मेरे डैड ने, वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई। जिस पर शाओजी से सवाल करते हुए कहता है क्या उन्होंने कभी एक वुडन टाइनी क्यूब बनाया था जो कि ट्रांसफॉर्म हो सके? तूली उसकी बात सुनकर हैरान होगी। वो उसे कहती है कि तुम इन एक्सक्लूसिव क्यूब की बात कर रहे हो। जिंगशान भी एक चट्टान के पीछे खड़ा इन दोनों की बातें सुन रहा था और वो इन एक्सक्लूसिव क्यूब के बारे में सुनकर हैरान हो जाता है। आखिर इसे उसके बारे में कैसे पता? इस क्यूब के बारे में सुनकर जिंगशान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। वो खुश होते हुए कहता है कि लगता है गॉड भी मेरे साथ है। अब वो तूली से सवाल करते हुए कहता है कि क्या वो तुम्हारे ग्रैंडपा ही वही तुम्हारे फादर हैं? वो तो काफी साल पहले ही मर गए थे। जो सुनकर जिंगशान पे तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। वो अपने मन में रोता चिल्लाता हुआ कह रहा था कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब वो अपने इस दुख को साइड पर रखकर तूली से सवाल करते हुए कहता है कि क्या तुम तूहाओ को जानती हो? पर तूली हैरान होते हुए कहती है कि क्या वो तो मेरे फादर हैं, तुम उनके बारे में कैसे जानते हो? इससे पहले कि शाओजी उसे इस बारे में कुछ बता पाता, वहाँ पर गार्ड्स आ गए जो उसे पकड़ते हुए वहाँ से ले जाते हैं। शाओजी तो यहाँ पर चिल्लाता हुआ कह रहा था कि यार आराम से लेकर जाओ, तुम लोग तो मेरी टांगे ही तोड़ दोगे, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। उसके यहाँ से जाने के बाद तूली सोच रही थी कि क्या डैड ने ही
शाओ जी को यहाँ पर भेजा है। इसके बाद तुली अपनी पास की मेमोरीज को याद करती है जहाँ पर शेंग उसके फादर से उसे मिलवाने के लिए लाए हुए थे। तू हाउ यहाँ पर शेंग से कहते हैं कि क्या आप हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हैं, जिस पर शेंग भी एग्री हो गया। तू हाउ यहाँ पर तुली को प्यार करते हुए कहता है कि मेरी बेटी प्लीज मुझे तुम माफ कर देना, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हें वापस आकर जरूर ले जाऊंगा। जिस पर तुली रोते हुए कहती है कि फादर मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती, मैं आपके साथ ही वापस जाऊंगी। आपको पता है कि जिंगशुआन भी मुझे बुली करता है और उसने मुझसे वो टॉय भी ले लिया जो कि मुझे आंटी ने दिया था। वह अपनी बेटी की सारी बातें सुनकर उससे कहता है कि मेरी बेटी इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, अगर वो तुम्हें दोबारा तंग करे तो तुम उसे जोर से पंच कर देना। फिर तो छोटी सी तुली खुश होते हुए अपने फादर को हक कर लेती है। तभी उसके पास मौजूद वो वुडन टाइनी क्यूब उसके फादर को चुप किया। वो उससे सवाल करते हुए कहते कि आखिर ये क्या है। इस पर तुली उसे बताती है कि ये मुझे उस आंटी ने दिया था। जब तुहा ने उसे गौर से देखा तो उसके ऊपर कुछ फॉर्मेशंस बनी हुई थी। तुहा तुली से कहता है कि बेटा ये क्यूब तुम मुझे दे दो और इसके बदले तुम मेरे से ये वाइन की बोतल ले लो। तुली ने भी खुशी खुशी उस वाइन की बोतल को ले लिया क्योंकि वो उसे काफी पसंद थी। इसके बाद तुहा तुली से कहता है कि बेटा तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम इस टाइनी क्यूब के बारे में किसी को नहीं बताओगी, जिसके लिए तुली भी एग्री हो गई। अब नेक्स्ट डे तुहा तुली को यहाँ पर छोड़ते हुए दोबारा से अपने सफर पर रवाना हो गया। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर तुली ये सब याद करते हुए कह रही थी कि मुझे इस बारे में शाओ जी से बात करनी होगी। यहाँ पर जिंगशुआन भी इसी बारे में ही सोचा था। उसे शाओ जी थोड़ा सस्पिशियस लगता है, इसीलिए वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था। इसके बाद हम शाओ जी को देखते हैं जो कि तुली के बारे में ही सोच रहा था। वो कहता है कि ये लोग तो तुली के साथ काफी बुरा सलूक करते हैं, उसे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, वो जरूर ही हमारे साथ जाएगी। वैसे भी ये सब तो उस चालाक अंकल बिन की वजह से हो रहा है, उनकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की। एक दफा मैं वापस घर चला जाऊँ फिर मैं उसे अच्छे तरीके से बताऊंगा। ये सब सोचते ही शाओ जी सो गया। जैसे ही वो सुबह में उठा लिंगलोंग यहाँ पर उसे परेशान करने के लिए पहुँचा हुआ था। वो उससे कहता है कि गुड मॉर्निंग बेवकूफ मॉर्टल। शाओ जी को तो मालूम ही नहीं था कि लिंगलोंग कौन है। वो उससे सवाल करते हुए कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिंगलोंग भी उसे कहानी बताने वाला था। वो शोखी मारते हुए कहता है कि तुम जैसे मॉर्टल को ये जानने की कोई जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ। शाओ जी भी कहाँ ही कम था। वो उसे कहता है कि तुम मेरे सामने फ्लेक्स करना बंद कर दो क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम एक दरख्त पर भी नहीं चढ़ सकते। सुनकर तो लिंगलोंग को बुरा लग गया, इसीलिए वो वहाँ मौजूद खड़े गार्ड से कहता है कि अब इससे तुम 2 दिन का खाना नहीं दोगे। शाओ जी तो यहाँ पर भूख से मरना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने लिंगलोंग के सामने हाथ पांव जोड़ना शुरू कर दिए। लिंगलोंग उसकी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर ही माफ करूंगा, अगर तुम मुझे अपने वर्ल्ड के बारे में बताओ। अगर तुम मुझे एंटरटेन करने में कामयाब हुए तो फिर मैं तुम्हें ये सारे के सारे फ्रूट्स दे दूंगा। शाओ जी की भी बात अब इज्जत पर आ गई थी। वो कहता है कि मैं एक रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें एंटरटेन नहीं करूंगा। लिंगलोंग भी अब उसे टीज करने से कहाँ ही बाज आने वाला था। वो एक फ्रूट को हवा में उड़ाते हुए शाओ जी के चारों तरफ घुमाना शुरू कर देता है। शाओ जी उस फ्रूट को पकड़ने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन लिंगलोंग ऐसा होने ही नहीं देता। उसके बाद वो ये कहते हुए यहाँ से जाने लगा, मुझे लगता है कि तुम्हें इन फ्रूट्स की जरूरत नहीं, चलो अब मैं चलता हूँ। शाओ जी उसे पीछे से आवाज लगाते हुए कहते हैं कि सर प्लीज रुक जाए, मैं आपको एंटरटेन करूंगा। इसके बाद लिंगलोंग ने अपने बहुत सारे और दोस्तों को भी वहाँ पर बुला लिया। शाओ जी यहाँ पर इन सब बच्चों को एंटरटेन करना शुरू कर चुका। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर तुली पर आ जाता है। वो उसी बोर्ड से मिले हुए पेंडेंट को देखकर कहती है कि इसका डिजाइन तो बिल्कुल डैड की वाइन बोतल पर बने हुए डिजाइन की तरह है। क्या वो शिप डैड की थी? लेकिन शाओ जी के मुताबिक तो वहाँ पर डैड जिंदा पहुँचे थे। शाओ जी को इसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। यहाँ पर हम शाओ जी को देखते हैं जो कि अभी भी उन बच्चों को एंटरटेन करने में मसरूफ था, लेकिन बच्चे तो उसकी सारी बातें सुनकर बोर हो चुके थे। इसीलिए लिंगलोंग उससे कहता है कि ये तुम्हारे पास लास्ट चांस है, अगर तुम हमें एंटरटेन करने में नाकामयाब रहे तो मैं ये सारे के सारे फ्रूट्स इन्हें दे दूंगा। जिस पर तो शाओ जी को भी गुस्सा आ गया। वो भड़कते हुए कहता है कि कमीने इंसान, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे बुली करने की। लेकिन वो बेचारा बोलने के अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकता था। तभी वहाँ पर लिंगशी भी आ गई, जिसे देखकर तो शाओ जी का दिल गार्डन गार्डन हो गया और वो लिंगलोंग को डांटते हुए कहती है कि तुम आखिर इसे परेशान क्यों कर रहे थे। जिस पर लिंगलोंग उसे जवाब देते हुए कहता है क्योंकि ये हमारे आइसलैंड पर जासूसी करने के लिए आया था। इस पर लिंगशी दोबारा से उसे डांटते हुए कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया जहाँ पर कुछ लोग शाओ जी की बोट के इंस्पेक्शन के लिए जाने वाले थे। एल्डर फैंग और एल्डर यूमोहाई इन लोगों पर अपनी पावर्स की मदद से कुछ फॉर्मेशन लगा देती है ताकि ये आउटर सी में कुछ देर के लिए जा सके। इन लोगों ने अपने आप को सर से लेकर पांव तक ढांपा हुआ था और फाइनली थोड़ी देर के बाद ये लोग आउटर सी जाने के लिए रवाना हो गए। रास्ते में ही इन लोगों की तबीयत खराब होना शुरू होगी, जो देखकर शाओ जी इनसे कहता है कि आप लोग अपने कपड़े हल्के कर दें, ये सब आपके भारी कपड़ों की वजह से हो रहा है। लेकिन उनमें से कोई भी बंदा शाओ जी की बात नहीं सुनता, जो सब देखकर शाओ जी को काफी अजीब लग रहा था। अब शाओ जी उनसे कहते हैं कि अगर आप लोगों ने कपड़े हल्के नहीं करने तो मैं आप लोगों के लिए विंडो ओपन कर देता हूँ। वो ऐसा
ऐसा करने ही वाला था कि तभी वहाँ मौजूद एक बंदा उसे रोकते हुए कहता है कि प्लीज ऐसा मत करना। इसके बाद हम एल्डर फ्रैंक को देखते हैं जो कि अब जिंगशुआन के घर पहुँच चुकी थी। वो बाहर से जिंगशुआन से सवाल करते हुए कहती है कि जिंगशुआन क्या तुम्हें फायर गैनोडर्मा मिल गया? लेकिन उसे अंदर से कोई आवाज नहीं आई, जिससे उसे समझ लगी कि जिंगशुआन भी इन्फेक्ट, लेकिन अंदर से उसे कोई आवाज नहीं आती, जिससे वो ये बात समझ चुकी कि जिंगशुआन भी उनके साथ ही इंस्पेक्शन के लिए चला गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से समुद्र पर आ गया, जहाँ पर जिंगशुआन अभी अपने साथी के पास पहुँचने वाला था। उसके साथी दूर से ही उसे देख लेते हैं। वो दूर से ही चिल्लाकर कह रहे थे कि जिंगशुआन फेरिस को ले आया, लेकिन जिंगशुआन ने तो अंकल बेन को सारी सिचुएशन साइन लैंग्वेज में ही दूर से समझा दी, जिससे वो समझ चुके कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। इसीलिए उन्होंने वो सारा सामान जो कि सीलियांग आइसलैंड से रिलेटेड था पानी में फेंक दिया। फाइनली अब ये उसी बोट के करीब पहुँच ही चुके कि तभी हम देखते हैं बाहर किसी मॉन्स्टर क्रिएचर की आंख को। इसी सीन के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा कि आखिर वो मॉन्स्टर क्रिएचर कौन था और यहाँ पर क्या लेने के लिए आया हुआ था।